बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ है। दो क्लिप में एक्चुअली जो वायरल हुए हैं, दोनों में आपके सामने उनकी तफसीलात रख देता हूँ। नंबर एक तो एक साबिक आर्मी सीनियर ऑफिशियल हैं हैदर मेहदी, उनका एक इंटरव्यू है। ये फजलुर रहमान साहब से मिले थे और इनका फजलुर रहमान साहब से अच्छा ताल्लुक़ था, तो इनको फजलुर रहमान साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे जो इन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिए हैं। साबिक आर्मी ऑफिशियल हैदर मेहदी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा कि जनरल बाजवा ने ज़ाती तौर पर बताया कि मैंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया है। यानी मैं पहले ये कहता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी या नवाज शरीफ डील करके गए 2019 में बाहर, लेकिन कोई मानता नहीं था। अब गवाहियां सामने आ रही हैं। साबिक आर्मी ऑफिशियल हैदर मेहदी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ज़ाती तौर पर बताया कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है। उस क्लिप के अंदर ये मौजूद है। दूसरा, उन्होंने साथ ही बताया कि फजलुर रहमान साहब ने उनको बताया कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मेरे सामने कुरान पाक लेकर आओ, और जनरल फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को, दोनों को मैं ये पूछूंगा, मेरे सामने इनको बिठाओ, मैं इन दोनों से पूछूंगा कि क्या आप दोनों ने मुझे नहीं कहा था कि पहला धरना लेकर इस्लामाबाद आओ। यानी 2019 में इमरान खान के खिलाफ जो धरना हुआ वो बकौल इस रिटायर आर्मी ऑफिशियल के फजलुर रहमान साहब ने इनको कसम खा के कुरान मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़, उन दोनों के कहने के ऊपर मैं इस्लामाबाद आया धरना लेकर। यानी इमरान खान की हुकूमत थी, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा एक DGISI थे और एक आर्मी चीफ थे, और उसके बाद आपको याद है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी मिल गई थी। यानी फजलुर रहमान साहब का धरना आया था, बाद में सारी पार्टियां जो हैं उन्होंने मिल के जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, और उस वक्त ये करार दिया गया था कि मुल्क के लिए जनरल बाजवा बहुत ज़रूरी है। और यही शायद एक अच्छा काम है जो इमरान खान साहब ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में किया है, जिस पे फ़ौजी इदारे के जो तर्जुमान हैं DGISPR, वो उस पर तनकीद नहीं करेंगे। बाकी कोई एक चीज़ भी इमरान खान की अच्छी शायद उनको याद नहीं है। ये फैटफ का मामला हो या कुछ भी हो, वो सारा कुछ वो बताना चाहते हैं कि वो उन्होंने किया है या उनके इदारे ने किया है या सिविल लोगों ने किया है, लेकिन करवाया उन्होंने ही है। लेकिन साबका हुकूमत का, इमरान खान साहब का, उनकी टीम का, उनके वज़रा का उन्होंने कभी भी तारीफ़ नहीं की और उनके बारे में कोई अच्छे जुमले नहीं हैं। खुर्रम दस्तगीर ने एक इंटरव्यू दिया एक टॉक शो में, और जब उससे सवाल किया एंकर पर्सन ने कि जनाब आपको किसने कहा था कि आप 1.5 साल के लिए ये वाली हुकूमत ले लें, तो उस पर उन्होंने बताया कि हमारी गिरफ्तारियां होने वाली थी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से काम शुरू होना था, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग करप्शन के केसेस में पकड़े जाने वाले थे, केसेस मनतकी अंजाम की तरफ जा रहे थे और ये केसेस को तेज कर रहे थे, ये खुर्रम दस्तगीर ने कहा। और साथ ही ये कहा, जो खबर मैं आपको सुनाता रहा हूँ पहले, कि नैब के हवाले से नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, ज़्यादा जजेस तैनात किए जा रहे हैं ताकि तेज़ी से केसेस को सुने, हर जज के पास ज़्यादा केसेस ना हो, कम केसेस हों, ताकि रेफरेंसेस जो नैब ने जमा करवाए, जो FIA ने किए, उनके ऊपर तेज़ी से काम हो और जो मुल्ज़िमान हैं उनसे पैसे रिकवर किए जाएँ और जो मुजरिम हैं उनको सज़ाएं दी जाएं। तो उसमें ये बातें अब वो खुद मान रहे हैं खुर्रम दस्तगीर की एक्चुअली एहतसाब बहुत तेज़ हो रहा था और हमारे केसेस मनतकी अंजाम की तरफ जा रहे थे, और इस साल के आखिर के अंदर सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती। साल के आखिर में कैसे बदल जाती? क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है, ये तब अपोजिशन में थे, इनमें बहुत सारे लोग ये समझते थे कि अगर नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी तो शायद एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी वैसी ना रहे जैसी इस वक्त है। यानी एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, केसेस के अंदर आपने देखा बहुत ज़्यादा नरमी मौजूद थी, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इदारों को कौन कंट्रोल करता है और अदलिया के ऊपर भी कैसे पाकिस्तान में दबाव डाला जाता है। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर ने यह बता दिया कि वो महंगाई के लिए नहीं आए थे, गुर्बत के लिए नहीं आए थे, बेरोज़गारी के लिए नहीं आए थे, बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं आए थे, गिरती हुई मईशत की वजह से नहीं आए थे। ये सारे काम तो इन्होंने आकर मज़ीद बर्बाद कर दिए हैं। इमरान खान के दौर में तो बहुत अच्छे चल रहे थे, इन्होंने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया है।
लेकिन ये एक्चुअली आए थे अपने केसेस के लिए, और अब मानना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब, उन्होंने खुद कहा कि इमरान खान साहब 10-15 साल फिर कहीं नहीं जा रहे थे क्योंकि हम सारे फारिग होने वाले थे। तो ये एक एतराफ़ जुर्म है जो अब खुद इम्पोर्टेड सरकार ने शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा इस तरह के जुमले, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें सुनेंगे। अब ये दो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं, दोनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एक और चीज़ वो ये है कि इमरान खान साहब की एक तकरीर है, वो मैं निकाल के सुन रहा था। जब फैटफ के कवानीन पास करवाए गए तो उन्होंने बताया था उस दिन, जब ये लोग सारे वॉकआउट करके चले गए थे, हिना रब्बानी खर जिनको शहबाज शरीफ शाबाश दे रहे हैं, ये हिना रब्बानी खर वो खातून हैं जो कैमरा के सामने जब फैटफ के कवानीन बना रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो ये वॉकआउट करके बाहर जा रही थी। इन्होंने एहतजाज किया था। शहबाज शरीफ वो शख्स है जो अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं, अपने बयानात में कह चुके हैं कि वो एक काला दिन था जिस दिन फैटफ के कवानीन इमरान खान साहब ने पास करवाए थे। मरियम नवाज साहबा अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी को बैठा के, अपने साथ बाकी लोगों को बैठा के सबकी बेइज्जती कर रही है। उसकी वीडियो मौजूद है कि ये शर्म का मुकाम है हम सब के लिए कि जो इमरान खान साहब ने फैटफ के कवानीन पास करवा लिए हैं और उसमें हम नैब के बारे में कुछ भी नहीं कर सके। तो ये सब वो लोग हैं जो पूरा जोर लगा रहे थे कि FATF के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए इमरान खान जो कानून साजी कर रहा है वो कानून साजी ना हो पाए। ये सब लोग वो कोशिश कर रहे थे। आज ये सारे क्रेडिट ले रहे हैं। यानी ये तो ऐसा है कि इम्तिहान दिया इमरान खान ने नतीजा लेने, और जब इम्तिहान दिया बड़ी मेहनत से और पूरा साल मेहनत की, इम्तिहान दे दिया, जिस दिन रिजल्ट था उस दिन रिजल्ट लेने ये चले गए कि ना नतीजा आप हमें दे दें, जो रिजल्ट है वो आप हमें दे दें कि पास हुआ या फेल हुआ। पास हुआ तो उसका क्रेडिट लेंगे, फेल हुआ तो डालो इमरान खान के ऊपर। तो ये इनका तरीकाकार है। और सबसे पहले जो क्रेडिट लेने के लिए किया वो पाक फौज के तर्जुमान DGI SPR जो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ ने एक बनाया था सिस्टम और उसके तहत हुआ। हालांकि हमाद अदर ने दिन रात काम किया है, बाकी वज़रा ने दिन रात काम किया है, कैबिनेट ने काम किया है, वजारत कानून ने काम किया है, सब ने मिलकर बहुत सारा काम किया तब जाकर, और फौज ने भी बहुत काम किया है। जब कंसेंसस पैदा नहीं होता मुख्तलिफ जगहों पे, तो फौज एक ताकतवर, एक मजबूत इदारा है। ये इदारा फिर लोगों के अंदर एतमाद पैदा करता है, कुछ थोड़ा कंसेंसस पैदा करता है। कहीं गवर्नमेंट जोर लगाती है, कहीं ये जोर लगाते हैं, कहीं ब्यूरोक्रेसी लगाती है, मिलजुल कर होता है। तो क्रेडिट लेने का जो गेम है या खेल है वो मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए। साबका हुकूमत को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अब आए इस बात पर कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहते हैं, ये तो साजिश करते हैं, ये कानून साजी के बदले में एक और कानून साजी चाहते थे। और जो ड्राफ्ट ये बनाकर लाए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, वो इतने शर्मिंदा हुए बाद में। उसमें नैब के टोटल 38 कवानीन है, 38 में से 34 को तब्दील कर रहे थे। यानी नैब अमली तौर पे ख़त्म कर रहे थे इमरान खान के दौर में। इमरान खान ने इनकार कर दिया और उसने कहा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो और ये फैटफ का कानून जो है इसको पास करवाओ ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकले। अभी पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अमरीकी सफ़ीर जो है डोनाल्ड ब्लूम, उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचे दो लोग, मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा। ये दो लोग गए और इन दो लोगों ने जाकर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि मदद करें माई बाप, हमें किसी तरह निकालें, IMF से कहें कि हमें हमारी डील दे दे, या IMF से हमारी डील फाइनल करवा दें। IMF हमारी शराइत के ऊपर नहीं आ रहा और हम IMF से डील करने के काबिल नहीं हैं, हम इतने नालायक हैं, नकम्मे, हम कर नहीं पा रहे, आप मेहरबानी कर दें। अब ये दिन भी पाकिस्तान देख रहा है कि पाकिस्तानी डील नहीं कर पा रहे, डील करने की कैपेसिटी नहीं है। एक ऐसी तजर्बाकार हुकूमत आई है जिसकी मौजूदगी में IMF से डील करना मुमकिन नहीं रहा और अब अमरीकी सफ़ीर के पांव पड़े जाके कि आप हमें किसी तरह से IMF से रिलीफ लेकर दें और हमारी डील उनके साथ तय करवाएं ताकि IMF डील पे दस्तखत करे और हमें $90 करोड़ मिल जाएं। पाकिस्तानियों को जो है पीस के रख दिया है $90 करोड़ के लिए इन्होंने। यहाँ पे ये तासुर है पाकिस्तान में कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि अंदरूनी सहूलतकारों ने मिलकर, अमेरिका ने ये ऑपरेशन करवाया है
और वो नहीं चाहेगा अमेरिका या वो सहूलतकार या मीर जाफ़र मीर सादिक जिन्हें इमरान खान कहते हैं कि दोबारा इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाए। तो इसके लिए मौजूदा हुकूमत को अमरीकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये दो लोग जाकर मिलें। अब देखें कि अमेरिका इनको कितनी सपोर्ट देता है, क्योंकि देखें अगर IMF पैसे दे देता है, IMF के साथ आपकी डील मुकम्मल हो जाती है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान काबिल कबूल है इस मईशत के साथ कि इसको इतने पैसे दे दें और उम्मीद रखें कि हमारे पैसे कुछ वापस आ जाएंगे। तो इसमें फिर सऊदी अरब भी रिस्क ले सकता है, UAE भी ले सकता है, तुर्की और चाइना भी ले सकते हैं। फिलहाल तो सारे इनकार कर रहे हैं, सबने ठेंगा दिखाया है। लेकिन अगर अमेरिका से कहकर IMF से कोई रिलीफ पाकिस्तान लेने में कामयाब हो गया तो छोटे मोटे इम्कानात पैदा हो जाएंगे बाकियों के लिए भी कि वो भी थोड़ा बहुत रिलीफ दे दें या थोड़ी गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन अभी इसके बारे में आप कुछ क्लियरली कह नहीं सकते। बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से राव अनवार ने कुछ इंकशाफात किए हैं। सीनियर सहाफ़ी बदर अब्बास साहब, उन्होंने इसके बारे में बताया है और ये बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं। राव अनवार का ये कहना है, एतराफ़ जुर्म है बल्कि ये, और डाल दिया एक मरे हुए शख्स के ऊपर, रहमान मलिक पे, कि रहमान मलिक ने मेरे ऊपर दबाव डाला था कि मैं मुशर्रफ का नाम शामिल कर दूं इस केस के अंदर और मुशर्रफ को फिक्स कर दूं इस केस के अंदर अपनी तहकीकात में। उन्होंने कहा मैं तो दस्तखत नहीं कर रहा था। रहमान मलिक उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला, 2010 की बात है, दबाव डाला और मेरे से वो दस्तखत करवाए। अब ज़रा समझिए आप, ये एक एतराफ़ जुर्म है। अगर आप सरकारी ओहदे पे बैठे, आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है तो आप इनकार कर देते हैं। आपको ज़बरदस्ती कोई गलत काम करवा नहीं सकता, आपकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग मैक्सिमम की जा सकती है, कहीं और भिजवाया जा सकता है, OST बनाया जा सकता है। लेकिन एक साबिक आर्मी चीफ को और एक साबिक सदर पाकिस्तान को, उसको एक कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस कर देना बगैर तहकीकात के, ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसका एतराफ़ राव अनवार ने किया है मदर अब्बास साहब के बकौल, उन्होंने ये खबर दी है। तो अब आप इसको समझिए, ये जुर्म इस वक्त वो क्यों कर रहे हैं एतराफ़ जुर्म। एक तो जो मेन आदमी है उसका इंतकाल हो गया रहमान मलिक का, आप उस पर जो मर्जी डालें। हालांकि अच्छा बच्चा जो है वो तो जरदारी साहब के हैं, राव अनवार। तो राव अनवार को जो कहा होगा मुबैना तौर पे या जैसे समझ आती है वो तो जरदारी साहब ही कहेंगे। लेकिन अब वो जरदारी साहब का नाम तो ले नहीं सकते, तो एक मरा हुआ शख्स है उसका नाम ले लो, तो उसका नाम ले लिया। अब किया ये इसलिए जा रहा है कि जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लेकर आना है। उसका नंबर एक फ़ायदा ये होगा कि फ़ौज का एक मुराल आएगा, जनरल मुशर्रफ से फ़ौज का मुराल बनता है कि ये देखें फ़ौज का जर्नैल है, फ़ौज आज भी अपने जर्नैल के साथ खड़ी है, तो यू शुड स्टैंड विद योर जर्नल्स, और इस किस्म का जो है वो एक तासुर बनेगा, एक माहौल ऐसा बनेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी, मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरा ये लिंक आप रिकॉर्ड करके रख लें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी नवाज शरीफ होगा। वो कैसे? जनरल मुशर्रफ जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो उनको ले जाया जाएगा जनाब चक शदाद फार्म हाउस में, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पैदा की जाएंगी, लोग भी जाएंगे, मिलेंगे भी, हालात भी ऐसे पैदा होंगे, जनरल मुशर्रफ वहाँ पे रहेंगे, जितनी ज़िंदगी है वहाँ गुजारेंगे। अब नवाज शरीफ के लोग ये कहेंगे कि भी नवाज शरीफ को भी आने दें। फिर अगर जनरल मुशर्रफ एक मुजरिम है और उसको आप जेल के अंदर नहीं डाल रहे और वापस ला के उसको उसके फार्म हाउस पे आज़ाद छोड़ रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ भी एक मुजरिम है, उसको भी आप जेल में डालें, वापस ला के उनको भी रायवेंट फार्म हाउस पे छोड़ें, ताकि वो अपनी पार्टी को रायवेंट से बैठ के चलाएं, लोगों से मुलाकातें करें। अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ के लिए क्योंकि राह हमवार करनी है, तो ये जनरल मुशर्रफ वाला जो एपिसोड है, याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी PMLN होगी, क्योंकि नवाज शरीफ इसी का सहारा लेकर इसी की आड़ में पाकिस्तान वापस आएंगे और रायवेंट में बैठेंगे। रायवेंट में बैठ के वो अपनी पूरी पार्टी को कंट्रोल करेंगे और सारे मामलात को वहां से बैठकर चलाएंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दोबारा शिकवा उठाया है और बात उठाई है मिसिंग पर्सन के हवाले से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत जबरी गुमशुदगियों में शामिल है, मुलव्वस है। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए, लोगों को मिसिंग पर्सन नहीं बनाना चाहिए। रियासत अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहती है, करे, कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, कानून को अपना बेहतर करें, शवाहिद को बेहतर करें, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर करें,
तो इन चीज़ों को जब आप बेहतर करेंगे तो फिर आपको जबरी तौर पे किसी को गुमशुदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बहुत कम अगर कोई ऐसा हो तो चले, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर ये चीज़ें होना रियासत के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं होती और कोई अच्छा तासुर नहीं बनाती। DGISPR का जो कमेंट सेक्शन है वो खुला हुआ है और उसके ऊपर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। यानी अभी जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं ख़ासतौर पे फैटफ के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, वहाँ जो कमेंट्स आते हैं उनमें 95% हमने चेक किया तकरीबन नेगेटिव होते हैं, मनफी होते हैं। लोग न्यूट्रल होने के ताने दे रहे हैं, जबकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार अस्करी क़यादत भी है, जिसने इंपोर्टेड सरकार बनने में रुकावट डालने की बजाय उसको मदद फराहम की है। पहले कमेंट सेक्शन बंद कर देना कुछ लोग समझते थे कि मसलों का हल है, लेकिन जितने भी ट्वीट किए हैं DGISPR ने, उनके रीट्वीट्स कम हैं। हालांकि रीट्वीट्स कई गुना ज़्यादा होते हैं, कमेंट कई गुना कम होते हैं। यहाँ रीट्वीट्स कई गुना कम हैं और जो कमेंट्स हैं वो कहीं पे 8 गुना, 5 गुना, 10 गुना इतने ज़्यादा लोगों ने किए हैं और उनमें 95% जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स हैं। कुछ सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं उन्होंने शिकायत की है कि जो DGISPR का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, ये मेरे दिमाग में बात आ रही है कि एक इनफरादी हैसियत में एक शख्स तो ब्लॉक कर सकता है शहरियों को या लोगों को, लेकिन क्या एक ऑफिशियल हैंडल भी ऐसा कर सकता है? इदारे जो हैं वो तनकीद बर्दाश्त करते हैं और ये एक पैमाना होता है कि उनको पता चलता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी उनकी पॉलिसी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। अब ये किस तरह की पॉलिसी है कि तनकीद आप बर्दाश्त ना करें, या हो सकता है जो अकाउंट ब्लॉक किए गए हों उन्होंने बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट वो गए हों, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा मुश्किल होता है। सूरत हाल में आपने देखना होता है कि हमने सूरत हाल को बेहतर कैसे करना है, हमने लोगों को कायल कैसे करना है, हमने अपने इमेज को बिल्ड कैसे करना है। ये करने की बजाय सूरत हाल से फरार जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिशियल किसी इदारे का हैंडल जो है वो ऐसा करे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।